बाकायदा प्लानिंग थी और मुझे बताने वालों ने बता भी दिया था। मेरे पीछे जो लोग लगे हैं वो लोग इसी इंतज़ार में थे कि ये आएंगे, इनकी वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद इस मामले को ले करके कानूनी रास्ता इख्तियार करके इनके पद से हटाएंगे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। शाम के सूरज के साथ साथ सर्वे नंबर 178-3 मालदा की बस्ती के रहने वालों की उम्मीदों का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। दिन भर इस उम्मीद में रहने वाले गरीब, जिनको लग रहा था कि मदद के लिए कोई हाथ आएगा और उनकी किस्मत की आड़ी तिरछी लकीरों को सुलझा देगा, शाम होते होते वो उम्मीद वो आज भी टूट गई। बिल्डोजरों के जालिम पंजों ने किसी बेरहम बाज की तरह उनके घोंसलों को तहस नहस कर दिया। बेबस मजबूर आंखें आंसुओं का सैलाब बहाते हुए सब कुछ बेबसी से देखती रही। कल तक जिस घर को अपनी जाती मिल्कियत समझ रहे थे, जहां उन्होंने मुस्तकबिल के लिए कुछ ख्वाब, कुछ सपने बुने थे, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। साथ ही साथ उनकी आस, उनकी उम्मीद, उनका हौसला, सब कुछ ढह गया। बेबस आंखें कौम की रहबरी का दावा करने वाले रहबरों को तलाशती ही रह गई। हमने भी चीख चीख कर उन सियासी करतब बाजों और मदारियों को उनके वादों की दुहाई और इलेक्शन में तेरा मेरा रिश्ता क्या की याद इस उम्मीद पर दिलाना चाहिए कि इन गरीबों के दुखों का शायद मदावा हो जाए, मगर हाय शहर की बेहिस, नाकारा, निकम्मी और मौका परस्त सियासत। मोटी चमड़ी वाला कोई भी लीडर इन बेबस, बेकस, बेसहारा लोगों की खबरगिरी करने के लिए नहीं पहुंचा। उन्हें बेयार, मददगार, बेआसरा, रोता बिलखता बुलडोजरों के बीच छोड़ दिया गया। दिन भर इन बेबस लोगों के हाल अहवाल लेने कोई नहीं आया, पर हाँ, शाम होते ही शहर के बेबस और लाचार एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का एक बयान सामने आया, जो उन्होंने अपनी एसी ऑफिस में बैठकर मीडिया के नुमाइंदों को दिया। उन्होंने बताया कि अपनी एसी ऑफिस में बैठे बैठे मालेगांव के म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ साथ उन्होंने जमीन के मालिक मुंबई के हाई कोर्ट के वकील को, साथ ही साथ इसाक सेठ जरवाला, महफूज जरवाला, गरज के जमीन के मामले से जुड़े उन तमाम लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर सिवाय मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर के किसी ने भी उनके फोन का जवाब नहीं दिया। हाय रे एक मजबूर एमएलए की बेबसी। खुद के बस्ती में ना पहुंचने की वजह उन्होंने ये बताया कि अगर वो बस्ती में चले जाते और वहां पर अगर वो कुछ भी मुदाखलत करते तो सरकारी कामों में रखना अंदाजी करने के जुर्मों में उन पर केस बन जाता, साथ ही साथ उनकी एमएलए शिप भी चली जाती। अगर कोई ऐसा सियासी नुमाइंदा जिसके पास फिलहाल कोई पावर नहीं है, जो किसी ओहदे पर नहीं है, अगर वो उस वक्त उनकी मदद को पहुंच जाता तो ये अलग बात थी। उनके मुताबिक उनके कुछ सियासी रकीब, सियासी मुखालिफ तो चाहते थे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल उन बेबस लोगों के आंसू पोंछने के लिए वहां जाए और उनके मुखालफिन वहीं पर उनका वीडियो निकालकर वायरल कर दे, ताकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की कुर्सी चली जाए और वो एमएलए शिप से हाथ धो बैठे। उनके इस अजीब गरीब बयान को सुनने के बाद समझ नहीं आता कि अपनी अक्ल को पीटे या किस्मत पर आंसू बहाएं। जिस लीडर को आवाम के दर्द से ज्यादा खुद की कुर्सी खतरे में लगने लगे तो उस लीडर से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इतना शऊर तो हम भी रखते हैं कि हाई कोर्ट के अहकामात में कोई एमएलए, एमपी या सियासी नुमाइंदा मुदाखलत नहीं कर सकता, मगर क्या कड़ी धूप में रोते बिलबिलाते इन लोगों के आंसू पूछना, तसल्ली तशफ़ी की बातें करना या फिर कोई मुतबादिल हल निकाले जाने के वादा करने से भी हमारे शहर के एमएलए गए थे क्या? जितनी लड़ाई उन्होंने एसी लगी हुई ऑफिस में बैठ कर लड़ी, अगर उतनी ही लड़ाई वो बेबस बेकस लोगों के साथ चिलचिलाती धूप में खड़े होकर लड़ते तो शायद उन बस्ती के लोगों को लगता कि उनका एमएलए उनके साथ खड़ा है, मगर उन्हें तो अपने सर का बोझ किसी और के कंधे पर लादना था, जो उन्होंने किया भी। किस मुंह से किला झोपड़पट्टियों दिगर झोपड़पट्टियों का दर्द बयां कर रहे हैं। कुर्सी जाने का खतरा तो यहाँ भी है। खुदा न खास्ता अगर इन बस्तियों पर भी बिल्डोजर चला तो तब क्या फिर आज की तरह
तरह वो एसी ऑफिस में बैठकर बेबसी से बयान देंगे या फिर किसी जरूरी काम की बात बताकर मुंबई चले जाएंगे। दरअसल उनका ये बेबसी और लाचारी भरा बयान इस शहर के उन तमाम वोटरों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है जो अपने लीडरों से हजारों उम्मीद लगा कर रखते हैं। मुफ्ती साहब, अगर आप आ जाते तो कम से कम जिस बेदर्दी से उन बेबस लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है और घरों में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात, लोखंडी टीन, पतरा, पाइप, भाल जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर निकाली गई है, कम से कम आपके रुतबे का ख्याल करते हुए कारपोरेशन के अधिकारी संभाल कर निकालते या निकालने देते, ताकि कम से कम ये मलबा किसी और जगह इस्तेमाल में तो आ जाता। मगर लगता है कि जैसे भरपूर ताज्जुब का मुजाहरा करने वाले कारपोरेशन अधिकारियों को अपनी भड़ास निकालने का पूरा मौका मिल गया था। अब ये टनों वजन का लोखंडी पाइप, भाल, पतरा भंगार में औने पौने दाम में बेचे जाएंगे और हजारों रुपए में खरीदे जाने वाला ये असासा मुट्ठी भर पैसों में ही बिक पाएगा। जनाबे वाला, इन गरीबों के सिर्फ घर ही नहीं टूटे हैं बल्कि ये खुद टूट गए हैं। अपनी जिंदगी का कुल असासा लगाने वाले कुछ गरीबों की कमर ऐसी टूटी है कि शायद अब ये जिंदगी में दोबारा खड़ा हो सके। दुख और भारी मन के साथ द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद जब उस पर अमल बजौनी हो रही है तो कोई सियासी आदमी अगर वहां जा करके उसको रोकने की कोशिश करता है तो ये सरकारी कामकाज में अड़थड़ा करके उनके ऊपर FIR रजिस्टर हो सकती है। और आज अगर वो सरकारी पद पर है तो उसका पद छिन जाएगा, ऐसा अंदेशा भी है। तो सूरत हाल ये है कि जो आदमी पद पर नहीं था वो उन्हें जाना चाहिए था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं एक MLA हूँ, अगर मैं जाता तो उसे मुझे टारगेट किया जाता और टारगेट करने के बाद जाहिर बात है उनकी मंशा ही है कि इनका पद छिन जाए और इस तरह की कोशिशें भी हो रही हैं। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां न जाते हुए उनकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसाक सेठ को भी फ़ोन किया, उनके बेटे महफूज को भी फ़ोन किया, लेकिन सुबह का वक्त था, उनसे बात नहीं हो सकी। तो मैंने जिस शख्स के नाम पर ये ज़मीन है वो हाई कोर्ट का वकील है, उससे मैंने 2 मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, पूरी रिंग गई, लेकिन उस शख्स ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में मालेगांव में जो लोग इन मामलात में थे उनको फ़ोन करके उस शख्स ने कहा कि मुफ्ती साहब का मुझे फ़ोन आया 2 मरतबा, उनसे कहना कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उसने मुझसे बात नहीं की। और जो लोग, फिर मैंने कमिश्नर से बात की तो कमिश्नर ने भी माजरत कर ली कि कोर्ट ना मुझे बहुत सख्त आदेश दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने कोर्ट के फैसले पर, आदेश पर अमल नहीं किया तो क्यों ना तुमको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, तो इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कह करके उसने बात खत्म कर दी। क्या है कि मेरे पीछे जो लोग लगे हैं वो लोग इसी इंतजार में थे कि ये आएंगे, इनकी वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद इस मामले को ले करके कानूनी रास्ता इख्तियार करके इनके पद से हटाएंगे। बाकायदा प्लानिंग थी और मुझे बताने वालों ने बता भी दिया था। इसलिए वहां न जाते हुए जो मदद मुमकिन थी उस मदद को हमने हासिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जाहिर बात है जब कोर्ट का इतना सख्त फैसला था तो उसकी वजह से ना कमिश्नर ने कोई मदद की और ना जो पार्टी थी जिम्मेदार उन लोगों ने कोई राब्ता किया। इस वजह से जो है लोगों की हमसे उम्मीदें थी। कुछ लोग आए भी कि यार ठीक है हमारा मकान उजड़ गया, अब हमको कुछ माली मदद आपको तरफ से मिल जाए। तो मैंने कहा 1-2 मकान होता, 10-20 मकान होता तो हम लोग कुछ करते। अभी का 60-70 मकानात हैं, तो हम भी अगर मदद करना चाहें या जमीयत भी मदद करना चाहे तो कितनी मदद करें।